Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your lecture number 4 of object-oriented programming. In the last lecture and in the last lab, we were talking about structures. अपनी लास्ट लैब के अंदर तो उम्मीद है कि काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों ने इसकी कर ली होगी. इसी डिस्कशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे. लास्ट टाइम भी हमने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया था. इसमें 3 फील्ड्स थी: रोल नंबर, नेम, CGPA. कुछ स्टूडेंट्स को लैब के दौरान भी कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी रिगार्डिंग द मेंबर वेरिएबल्स एंड द वेरिएबल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स. जब मैं कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया है, तो दीज वेरिएबल्स विच आर लिस्टेड हेयर विद इन द स्ट्रक्चर स्टूडेंट आर कॉल्ड द मेंबर वेरिएबल्स. तो दिस इज़ अ मेंबर वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर नेम्ड स्टूडेंट. उसका एक मेंबर वेरिएबल है रोल नंबर. एंड सिमिलरली ये तमाम भी उसके मेंबर वेरिएबल्स हैं. जब मैं मेन में या किसी और फंक्शन में उस स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट के टाइप का कोई ऑब्जेक्ट, कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, तो दिस इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट. तो यू मस्ट बी एबल टू करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स के जब किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा जाता है कि ये मेंबर वेरिएबल्स होंगे, तो मेंबर वेरिएबल से मुराद स्ट्रक्चर के अपने अंदर जो डिफाइन किए गए वेरिएबल हैं वो हैं, जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के ऑब्वियसली हो सकते हैं. और जब आपको कहा जाता है कि आपने उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना है या उसकी एरे क्रिएट करनी है, तो देन इट मीन्स कि आपने उस टाइप का, एक स्टूडेंट टाइप का या जो भी नेम है आपके स्ट्रक्चर का, उस टाइप का एक वेरिएबल बनाना है या उस टाइप की एक एरे आपने क्रिएट करनी है, जैसा कि आपने पिछली लैब के कुछ टास्क में किया भी है. तो यू मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स. अच्छा, एक दो चीज़ें इससे मुतालिक थी, उनको डिस्कस कर लेना आई फील अप्रोप्रिएट कि उनको डिस्कस कर लेना चाहिए. कि एक चीज़ तो ये कि यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन करके इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं, तो इक्वल टू जो ऑपरेटर है, जो कि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, दूसरी टाइप्स के लिए भी यूज़ होता है, तो स्ट्रक्चर की टाइप्स के लिए भी यूज़ होता है. दिस इज़ ऑप्शनल इन C++11. मतलब कि अगर आप C++11 के अंदर इस तरह लिख देंगे या इसी स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख देंगे, तो बोथ विल वर्क. तो दोनों तरह से आप ये सिंटेक्स C++11 में जो जितने भी लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं, विजुअल स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन हैं, उनमें आप ये दोनों सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, दिस वन एज वेल एज दिस वन. और यही चीज़ आपकी बुक में भी, टोनी गैरिस की किताब में भी सेक्शन 11.4 के एंड पे उसने डिस्कस की हुई है. लास्ट टाइम पे इसका जिक्र किया था, ये पेज नंबर 624 पे. The beginning with C++11, the equal to sign is optional when initializing a structure variable. तो initialization विदाउट equal to sign भी की जा सकती है. तो वो दोनों तरह से आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. एक और चीज़ लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर की असाइनमेंट आप अगर किसी और स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ST1 के थ्रू ST2 को इनिशियलाइज कर रहा हूँ और सिमिलरली ST3 को भी इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो अगर आप उसको ये वाला सिंटेक्स यूज़ करके इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन टाइम पे कर सकते हैं. बट इन नाउ इन C++11 यानी कि हमने डिस्कस किया था कि ये असाइनमेंट इस तरह से, ये सिंटेक्स काम नहीं करेगा असाइनमेंट के लिए, बट दिस सिंटेक्स विल वर्क इन C++11. C++11 जो कि C++ का लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर और उसके कंपैटिबल जितने भी कंपाइलर्स हैं, उनमें अब ये सिंटेक्स भी काम करेगा. तो अगर आप विजुअल स्टूडियो 2015 इस्तेमाल कर रहे हैं या विजुअल स्टूडियो 2019 यूज़ कर रहे हैं, तो दिस सिंटेक्स विल वर्क देयर एज वेल. तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं टू फॉर असाइनिंग वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स वैल्यूज़ इनटू अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. अदरवाइज हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि C++ के जो अर्लियर वर्जन थे उनमें ये वाला सिंटेक्स सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम यूज़ हो सकता है, यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता. लेकिन इन मॉडर्न लेटेस्ट वर्जन एंड द कंपाइलर सपोर्टिंग दिस लेटेस्ट वर्जन ऑफ C++, दिस सिंटेक्स वर्क्स लेटर ऑन एज वेल. यानी कि आप इसे सिंपल असाइनमेंट के लिए भी ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन के लिए तो कर ही सकते थे, तो अब लेटेस्ट वर्जन के अंदर असाइनमेंट के लिए भी ये सिंटेक्स यूज़ किया जा सकता है. तो इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. अच्छा, लैब के टास्क से मुतालिक एक दो चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा पहले, इससे पहले कि हम आज के लेक्चर को फॉर्मली नई चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें. तो फॉर दैट आपको एक टास्क लास्ट लैब के अंदर दिया था कस्टमर अकाउंट्स का, ये वाला, कि आपने एक कस्टमर के अकाउंट का डेटा सेव करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है जो कि तमाम इन्फॉर्मेशन सेव करेगा. इसकी टाइप्स भी आपको बता दी गई थी कि किस किस टाइप के होंगे. तमाम मेंबर वेरिएबल्स, ये तमाम मेंबर वेरिएबल्स होंगे आपके स्ट्रक्चर के. कस्टमर नाम का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नेम उसका एक मेंबर वेरिएबल होगा, एड्रेस होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा, जिप होगा, टेलीफोन नंबर होगा, अकाउंट बैलेंस होगा, डेट ऑफ लास्ट पेमेंट होगी. तो ऑल ऑफ दीज विल बी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट फॉर अकाउंट बैलेंस, जो कि आपको कहा गया था कि डबल टाइप का बनाना है. बाकी तमाम आपने इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग्स के अंदर सेव करनी है. उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जैसे कहा गया था कि आपने मेन्यू ड्रिवन बनाना है. अब मेन्यू ड्रिवन के मुताबिक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे सवाल भी किए प्याजा के ऊपर. तो अब यहाँ पे
और आने वाली लैब्स के अंदर भी हर जगह पे आपको इतनी डिटेल में नहीं बताया जाएगा कि जी फ्लाम मेंबर वेरिएबल की टाइप क्या होगी। अब वो लॉजिकली आपको खुद डिटर्मिन करनी आनी चाहिए कि नेम किस टाइप का होना चाहिए, एड्रेस किस टाइप का होना चाहिए। इस लैब में तो मैंने बता दी थी कि मेंबर वेरिएबल्स की टाइप्स क्या होंगी, लेकिन फ्यूचर में आने वाली लैब्स के अंदर आपको ये चीज़ें खुद से डिड्यूस करनी पड़ेंगी और ये भी आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट होंगी। लॉजिकली आप असम्पशन लेते हुए क्या चीज़ उसमें से डिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपको खुद डिड्यूस करने के काबिल होना चाहिए कि इन तमाम वेरिएबल की टाइप्स क्या होंगी। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, जब आपको कहा जाता है कि मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस बनाएं, अब इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि द प्रोग्राम शुड यूज़ एन एरे ऑफ एटलीस्ट 10 स्ट्रक्चर्स। इसके बाद यूज़र शुड बी एबल टू एंटर डेटा इनटू द एरे, किसी भी डेटा को वो किसी भी इंडेक्स पे जाके चेंज करने के काबिल हो और डिस्प्ले द डेटा स्टोर्ड इन द एरे। तो आपने मेन्यू बेस्ड इंटरफेस बनाना है। पीएफ के अंदर हम देख चुके हैं कि मेन्यू बेस्ड इंटरफेस वाले प्रोग्राम कैसे बनते हैं, मेन्यू किस तरह डिस्प्ले होता है, उसके बाद कैसे यूज़र से ऑप्शन ली जाती है और उसके बाद उस ऑप्शन की बेसिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मेन्यू में क्या ऑप्शन होनी चाहिए, उसके अंदर भी अब आपको खुद से डिड्यूस करना चाहिए कि जी टिपिकली जब आप यूज़र को कोई ऑप्शन दे रहे हैं एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरह के काम वो कर सकता है, तो वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के आपको डिड्यूस करने के काबिल होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ आप इतनी डिटेल में जाके आपको हर टास्क के लिए नहीं बताई जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब आप क्या चाहेंगे कि यूज़र क्या कुछ कर सके आपके प्रोग्राम के अंदर, जब वो आता है तो वो क्या कुछ कर सकेगा। तो नंबर 1, यूज़र शुड बी एबल टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, यानी कि आप किस टाइप के रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, कस्टमर टाइप के आपने स्ट्रक्चर का नाम कस्टमर बनाया होगा या कस्टमर अकाउंट बनाया होगा, तो उस टाइप का एक नया रिकॉर्ड वो एरे के अंदर इंसर्ट कर सकता है। अब एरे है 10 साइज़ की, तो यूज़र शुड बी एबल टू क्रिएट अप टू 10 रिकॉर्ड्स। और बेहतर होगा कि अगेन एरे का साइज़ भी आप ऊपर नेम कांस्टेंट के तौर पे डिफाइन कर लें, सो दैट कि वो प्रोग्राम के अंदर तब्दील करना बाद में आसान हो। 10 तो उस एरे का मैक्सिमम साइज़ होगा, तो आपको एक और वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा करंटली स्टोर करने के लिए कि करंटली आपके 10 में से कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो उसको एक अलग वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं और उसको साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाएं जैसे जैसे नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। शुरू में 0 होगा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह काउंटर चला लें जो कि अपडेट होता रहे हर नई रिकॉर्ड की इंसर्शन के बाद। उसके बाद आपको कहा गया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि एडिट भी करने के काबिल होना चाहिए, तो एडिटर रिकॉर्ड की ऑप्शन होनी चाहिए यूज़र के पास। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि एडिटर रिकॉर्ड में एक रीजनेबल असम्पशन ये होगी कि आप तमाम डेटा ही उसे एडिट करवा लें, वरना सेलेक्टिव भी कर सकते हैं आप, लॉजिक थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी उसमें। लेकिन फिलहाल आपको ये कहा गया था कि आपने एडिट अगर करना है तो हर एक फील्ड का नया डेटा ले लें, यानी कि जो कहता है मैं इंडेक्स 2 पे तीसरे रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उससे उसका नया नेम ले लें। बेहतर है कि उसको पहले दिखा दें कि हाँ जी पुराना नेम ये है और अब नया नेम आप क्या एंटर करना चाहते हैं, फिर एड्रेस ले लें नया, सिटी स्टेट जिप, इस तरह तमाम फील्ड्स का डेटा नया लेके वो वहाँ पे स्टोर कर दें। इट शुडंट बी अ बिग इशू। और ये भी आप ऑप्शन इवन दे सकते हैं कि यूज़र अगर पुराने डेटे को कंटिन्यू करना चाह रहा है तो उससे कहीं कि फलां करेक्टर एंटर कर दें अगर आप पुराने डेटा ही स्टोर करना चाह रहे हैं नेम की फील्ड में, और फलां करेक्टर एंटर कर दें अगर आप नया डेटा उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, यानी कि यस नो टाइप का एक सवाल पूछ लें कि आप क्या नेम को अपडेट करना चाहते हैं। यूज़र कहता है यस तो उसे नई वैल्यू मांग ली, यूज़र कहता है नो तो उसको अगली फील्ड पे ले जाएं। एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं, यूज़र फिर एंटर करेगा यस या नो, एंड सिमिलरली फॉर एवरी फील्ड। दैट वुड बी अ स्लाइटली बेटर इंटरफेस फॉर द यूज़र। उसके बाद यूज़र को क्या करने के काबिल होना चाहिए, यूज़र शुड बी एबल टू डिस्प्ले अ रिकॉर्ड। कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को यूज़र डिस्प्ले करके स्क्रीन पे देखना चाहता है तो उसको दिखाने की ऑप्शन होनी चाहिए कि आप उसे रिकॉर्ड नंबर ले लें, उसका वो रिकॉर्ड नंबर अगर वैलिड है तो यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 रिकॉर्ड हैं तो यूज़र के 7वां रिकॉर्ड ला के दो, तो उस केस में एरर मैसेज आनी चाहिए। एक सिंपल चेक है वो आपको लगाने के काबिल होना चाहिए वैलिडेशन का। तो डिस्प्ले अ रिकॉर्ड और डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड अब तक यूज़र ने एंटर किए हैं तमाम के तमाम वो देखना चाहता है, तो डिस्प्ले की इस तरह 2 ऑप्शन बन जाएंगे। और फिलहाल इसमें डिलीट की फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन अगर डिलीट भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपने डिलीट करवाना है। अब डिलीट करवाने का क्या मतलब है कि अगर डिलीट करवाने से पहले आपके पास 5 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो डिलीट कराने के बाद आपके पास 4 रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप के पास 5 रिकॉर्ड हैं जो कि इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 पे पड़े हैं आपकी एरे के अंदर, तो अब आपने इसके अंदर से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि मैंने रिकॉर्ड नंबर 2 डिलीट करना है, तो उसमें आप शिफ्टिंग करेंगे कि रिकॉर्ड नंबर 3 आ जाएगा आपके पास इस इंडेक्स पे 2 पे और रिकॉर्ड नंबर 4 आ जाएगा इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर। तो शिफ्टिंग कर सकते हैं रिकॉर्ड्स की विद इन दैट एरे। तो बाद में आपके पास इंडेक्स नंबर 3 तक 4 रिकॉर्ड्स, पहले 5 पड़े हुए थे अब 4 पड़े होंगे तो वो पहले 4 इंडिसेस पे मौजूद होंगे। तो डिलीट की ऑप्शन अगर दे रहे हैं तो वो एक मेन्यू में आ जाएगी, फिलहाल नहीं थी तो फिलहाल फिर 5वीं ऑप्शन आपकी क्विट की होगी। यूज़र क्विट करना चाहता है यूज़र एंटर्स 5। तो इस तरह का मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम आपको
बनाने के काबिल होना चाहिए। आगे भी जाके टास्क में अगली लैब्स के अंदर भी इस तरह के प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस यूज़ करते हुए यू शुड बी एबल टू डिड्यूस के क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए, यानी कि हर चीज़ अब आपको बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में जाके नहीं बताई जाएगी। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ चीज़ें खुद डिड्यूस करनी है और करनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो लॉजिकली ये डिसीजन लेने के अब आपको काबिल होना चाहिए। ज़ाहिर प्रोग्रामिंग के एडवांस कोर्स में आ गए तो ये काम अब आपको करना चाहिए। इस तरह उम्मीद है कि बाकी के टास्क जो अनग्रेडेड भी थे, आपने जमा नहीं भी करवाने थे, वो भी कर लिए होंगे। इस तरह ये वाला टास्क था जो कि आपने जमा नहीं करवाना था, तो लेकिन इसको भी कर लीजिएगा। इसके अंदर सर्च फंक्शन आपने बेसिकली लिखना है कि यूज़र नेम से सर्च कर सके, लेकिन नेम को पूरा एंटर नहीं करेगा, नेम का कोई पार्ट एंटर करेगा। तो उसको भी सर्च करने के काबिल होना चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्ट्रिंग का फाइंड का फंक्शन। और स्ट्रिंग का फाइंड का फंक्शन आपकी किताब के पेज नंबर 599 पे, ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, कैरेक्टर सी स्ट्रिंग्स एंड मोर अबाउट द स्ट्रिंग क्लास, इसके पेज नंबर 599 पे 598 से एक्चुअली टेबल शुरू हो रहा है जिसमें स्ट्रिंग के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। तो ये आपको अपने तौर पे थोड़े थोड़े करके एक्सप्लोर कर लेने चाहिए। इनमें से जो फंक्शन यहाँ पे काम आएगा वो है आपका ये वाला माई स्ट्रिंग डॉट फाइंड, कि अपनी स्ट्रिंग के किसी भी ऑब्जेक्ट में डॉट करके आप फाइंड का फंक्शन कॉल करेंगे और एसटीआर भेजेंगे वो स्ट्रिंग जो कि आपने सर्च करनी है। तो इसकी आपको हेल्प भी मिल जाएगी, नेट पे थोड़ा सा सर्च करें तो इसको यूज़ करते हुए आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर्च फंक्शन फॉर दिस कस्टमर अकाउंट प्रोग्राम, जिसके अंदर आप नेम का एक पार्ट यूज़र से लें और वो सर्च करें कि हाँ जी ये वाला नेम, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एंटर करता है अली, तो अली जिस नाम में आ रहा है वो तमाम रिकॉर्ड्स उसको डिस्प्ले हो जानी चाहिए, उसमें से बना लिया। अब आज जो नई चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि आप स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स आप फंक्शंस में कैसे भेजेंगे। सो लेट्स सपोज के मैं एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ जो कि एक पॉइंट को डिस्प्ले करेगा। मैंने यहाँ पे मेन में डिस्प्ले किया है, बट मुझे अगेन डिस्प्ले करने की लॉजिक बार बार रिपीट करनी है, तो मैं बार बार इस तरह ब्रैकेट के साथ इस तरह डिस्प्ले नहीं करना चाहता खुद से सीआउट की स्टेटमेंट लिख के, बल्कि मैं इस मकसद के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ कि वो फंक्शन कॉल करूँ और पॉइंट उसके अंदर भेज दूँ और वो पॉइंट उसे वो फंक्शन उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को इस तरह प्रॉपर्ली फॉर्मेट करके डिस्प्ले करते हैं। ये तो एक सिंपल पॉइंट है। आगे जाके मजीद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में वो डिस्प्ले की लॉजिक भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक मैं सिर्फ एक जगह पे एक फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट कर दूँ और उसके बाद मैं उसे जितनी बार चाहे कॉल करके यूज़ कर सकता हूँ। वही क्लासिकल ऑब्जेक्टिव कोड रीयूज़ का जो कि हमें फोर्स करता है या इंकरेज करता है कि हम फंक्शन की सूरत में अपना प्रोग्राम लिखें। तो हम एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को फंक्शन में कैसे भेज सकते हैं। पीएफ के अंदर हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसकी काफ़ी सारी लातादाद एग्जाम्पल देख चुके हैं कि आप प्री डिफाइंड टाइप के वेरिएबल फंक्शन में कैसे भेज सकते हैं और कैसे वो जाते हैं फंक्शन के अंदर और कैसे उसके वो एक्सेस करता है उनको और डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे भी मैं उसी किस्म का एक काम करना चाह रहा हूँ। तो आई वांट टू राइट अ फंक्शन कॉल्ड डिस्प्ले पॉइंट विच विल टेक, अब इसके अंदर मैंने कुछ भेजना है जिसको मैंने डिस्प्ले करना है। अगर मैं एक इंटीजर को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं एक इंटीजर भेजूंगा, अगर मैं डबल वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं एक डबल टाइप का वेरिएबल भेजूंगा उस फंक्शन के अंदर। अब मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ एक पॉइंट को, तो यहाँ पे फंक्शन की प्रोटोटाइप में आई विल राइट पॉइंट, दिस फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट will not return anything, void इसकी रिटर्न टाइप है, but it will take a point as its one and only parameter। तो ये होगी मेरे फंक्शन की प्रोटोटाइप। फिर इसको मैंने इंप्लीमेंट करना है, यहीं पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मेन के बाद करना चाहिए, मेन के बाद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट पी इसके अंदर आ रहा होगा, तो नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने उसका नाम पी दे दिया पैरामीटर को। उसके बाद ये तमाम लॉजिक, जिस केस में तो एक ही स्टेटमेंट है, किसी और केस में मजीद कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, वो तमाम लॉजिक मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूँगा। यहाँ पे पी डॉट एक्स आ जाएगा और पी डॉट वाई आ जाएगा। तो दैट्स हाउ टू डिस्प्ले अ पॉइंट। तो ये चीज़ें भी मैं चाहता हूँ कि साथ ना डिस्प्ले हों, सिर्फ वो पॉइंट ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। इस तरह से मैं डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर लूँगा। तो इसकी प्रोटोटाइप, उसकी इंप्लीमेंटेशन, डेफिनेशन उसके फंक्शन की, और अब इसको कॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो मैं अब यहाँ पर खुद से नहीं डिस्प्ले करना चाह रहा, बल्कि फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो उस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा डिस्प्ले पॉइंट, और उसके अंदर मेन के अंदर मैंने किस नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, pt1 के नाम से बनाया हुआ है, तो pt1 भेज दूँगा। तो pt1 इज बीइंग सेंट फ्रॉम हेयर and received here in the parameter p. Here pt1 is the argument being sent into the function call, and here it is being received into the corresponding parameter which is named p here. कोई और भी नाम टेम्प भी दे सकते हैं, कोई और नाम दे सकते हैं, उसमें रिसीव किया जा रहा है और फिर उसको p डॉट एक्स और p डॉट वाई करके मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इसको पहले एक बार चला के देख लेते हैं। 5 और 4 लेट्स सपोज, तो वो इसमें 5 4 डिस्प्ले कर दिया। अगर आप चाहते हैं उससे पहले कोई मैसेज भी डिस्प्ले हो तो पॉइंट pt1 इज़ ऐसा करके कोई मैसेज भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो पॉइंट pt1 मेन से डिस्प्ले हो गया और ये एक्चुअल पॉइंट की जो कंटेंट्स हैं वो उस फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले पॉइंट के थ्रू डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, एक चीज़ देखने वाली ये है कि जब मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा
डिस्प्ले वैल्यू के नाम से, जो कि एक इंटीजर वैल्यू लेता है और उसको डिस्प्ले करता है। इसको यहीं पे अगर इंप्लीमेंट भी कर लें इस तरह से, पीएफ में हमने इस तरह के फंक्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन में जब आप वैल्यू इस तरह पास करते हैं तो इट इज़ पास्ड बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू का क्या मतलब है? उसकी कॉपी बनती है, यानी कि मेन में जब आप कोई वेरिएबल यहाँ भेजेंगे फंक्शन के कॉल करते वक्त, वो यहाँ पे नम में उसकी कॉपी बनकर रिसीव होगा। दिस इज पास बाय वैल्यू। और जो भी फंक्शन, ये वाला फंक्शन, उसके साथ अगर कोई चेंजेस करता है, उसमें कोई वैल्यू में कोई चेंजेस लाता है, तो वो चेंजेस आपको कॉलिंग फंक्शन में नजर नहीं आएंगे। यही पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कॉपी में चेंजेस कर रहा है, इसलिए मेन में जाके या कॉलिंग फंक्शन में जाके वो चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। सिमिलरली हियर एज वेल, यहाँ पे भी जो पॉइंट आ रहा है फंक्शन के अंदर, वो पास बाय वैल्यू के थ्रू ही आ रहा है। दिस फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट इज रिसीविंग अ पॉइंट, तो ये भी अपना पॉइंट पी रिसीव कर रहा है पास बाय वैल्यू। इसका मतलब है कि जो PT1 यहाँ बना है उसकी कॉपी यहाँ पे पी के नाम से बनी है। वो इटसेल्फ नहीं यहाँ पे आ रहा, बल्कि उसकी कॉपी आ रही है। लेकिन कॉपी के अंदर भी चूंकि वही अक्सर वही वाई हैं, इसलिए डिस्प्ले होते वक्त मुझे वही चीज़ें दिखाई दे रही। तो दिस PT1 इज क्रिएटेड ऑन स्टैक इन द मेन की मेमोरी स्पेस में बना होगा, और ये पॉइंट P विल बी क्रिएटेड एज अ कॉपी ऑफ PT1 व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड। लेटर ऑन लेट्स सपोज कि मेरे पास मेन में एक और पॉइंट भी है PT2, और उसको मैं यहाँ पे खुद से इनिशलाइज कर देता हूँ कोई से दो वैल्यू से, लेट्स सपोज 11 और 44 से एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। और PT2 को भी मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जैसा मैंने PT1 को डिस्प्ले किया है उसी तरह ही मैं PT2 को भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूसरी बार उसको कॉल करके PT2 भेज दी। PT1 के अंदर डेटा यूजर से लेकर स्टोर कर रहे हैं और PT2 में खुद से वैल्यूज इनिशलाइज करवा रहे हैं। अब पहली बार जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है PT1 के साथ, तो दिस पॉइंट P विल बी क्रिएटेड एज अ कॉपी ऑफ PT1, और PT1 के कंटेंट्स के थ्रू बनेगा और उसके कंटेंट्स ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट खत्म हो जाएगा। फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट जैसे ही खत्म होगा, ये पॉइंट P, जो कि एक तरह से इसका लोकल वेरिएबल है, पैरामीटर्स भी फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स ही होते हैं, ये भी हम जानते हैं, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि स्टैक पे बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस पॉइंट P विल बी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड व्हेन दिस फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट टर्मिनेट्स। पहली कॉल इसकी खत्म होगी। दूसरी बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तो नए सिरे से P बनेगा, लेकिन अब की बार P बनेगा एज अ कॉपी ऑफ PT2, और PT2 की कॉपी के तौर पे बनेगा, उसको यूज़ किया जाएगा फंक्शन के अंदर, और फिर जैसे ही फंक्शन दूसरी बार खत्म होगा उतनी वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी जितनी बार ये फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट कॉल होगा उतनी बार ये लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा और उतनी बार ही ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय भी होगा। इस प्रोग्राम को भी चला के जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। तो वो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, मैं एंटर कर देता हूँ 2 और 7। तो पहला पॉइंट डिस्प्ले हुआ 2 7 और दूसरा पॉइंट PT2 1144, इसके अंदर हमने खुद से इनिशियलाइज किया था, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया उसमें। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि अब मेन में ये जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना हुआ है पॉइंट टाइप का PT1 और PT2, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं पड़े होंगे, इनका कोई ना कोई एड्रेस होगा, इनका एड्रेस गेट करके मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे PT1 PT2 बन गए। सो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ मैसेज इन मेन, और मेन में मैं यहाँ पे PT1 का एड्रेस डिस्प्ले करता हूँ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हुए, और PT2 का एड्रेस भी डिस्प्ले करता हूँ, एड्रेस ऑफ PT2 यूज़ करते हैं। इसके साथ आप डिस्प्ले करना चाहें तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। PT1 इज़ दिस एंड एड्रेस ऑफ PT2 इज़, वो भी डिस्प्ले करते हैं। तो मेन में मैं एड्रेसेस इसके डिस्प्ले कर रहा हूँ PT1 और PT2 के। अब जब फंक्शन कॉल होता है, पहला फंक्शन तो PT1 गया, फंक्शन के अंदर पैरामीटर P में रिसीव हुआ। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ कि इन द फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट, इन डिस्प्ले पॉइंट एड्रेस ऑफ P मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो एड्रेस ऑफ P इज़, एड्रेस ऑफ P करके उसको डिस्प्ले करता हूँ। अगली बार जब कॉल होगा दूसरी बार PT2 के साथ, तो उसका एड्रेस डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे वो पहले इनपुट ले रहा है। नाउ हियर यू कैन सी कि इन मेन ये आपका एड्रेस है PT1 का और ये एड्रेस है PT2 का, विच आर ऑब्वियसली 2 डिफरेंट एड्रेसेस, क्योंकि वो 2 अलग-अलग वेरिएबल्स हैं, अलग-अलग क्रिएट हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला वो है ये कि आप जब फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट के अंदर एड्रेस ऑफ P डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो ये डिस्प्ले हो रहा है DF670, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अबव 2 एड्रेसेस। इसका ये मतलब हुआ कि जो P बन रहा है, ये बन रहा है एज अ कॉपी ऑफ फर्स्टली PT1 एंड देन एज अ कॉपी ऑफ PT2 एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दोज 2 वेरिएबल्स। तो उसका एड्रेस
इन दोनों से डिफरेंट है। इन दोनों के एड्रेसेस यहाँ पे सेम आ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेम आए। यहाँ पे चूँकि मैंने फौरी तौर पे पहले एक बार डिस्प्ले पॉइंट कॉल किया PT1 के साथ और अगली बार कॉल किया PT2 के साथ, तो इत्तेफाक से उसे वही मेमोरी लोकेशन दोबारा से मिल गई। अगली फंक्शन कॉल के अंदर भी वही मेमोरी लोकेशन मिल गई, लेकिन देयर इज़ नो गारंटी कि फ्रॉम वन फंक्शन कॉल टू अनदर वो एड्रेसेस हमेशा सेम बने, ये कि पी मेमोरी में हमेशा सेम लोकेशन पे बने, इसकी कोई गारंटी इन जनरल नहीं है। तो इस फाक से ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये दोनों एड्रेसेस सेम आ गए हैं, क्योंकि मैंने उन दोनों फंक्शन को वेरी क्विकली कॉल कर लिया है। अगर पहले फंक्शन की कॉल और दूसरे फंक्शन की कॉल के दरमियान कुछ और काम हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली दोज टू एड्रेसेस विल कम आउट टू बी डिफरेंट। सो इस एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ क्लियरली पता चल गई कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल भी किसी फंक्शन में भेजेंगे तो उसकी भी क्या बनेगी, कॉपी बनेगी, वो भी पास वैल्यू के थ्रू ही भेजा जाएगा और उसकी कॉपी बनेगी। अगर आप कॉपी में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो आपको वापस मेन में जाके दिखाई नहीं देंगी। ये कि लेट्स सपोज के आप यहाँ पे कहते हैं कि ये फंक्शन को डिस्प्ले भी कर रहा है और p.x को लेट्स सपोज 0 कर देता है और p.y को लेट्स सपोज 0 कर देता है। करना नहीं चाहिए इसे डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन को, लेकिन लेट्स सपोज के ये कर देते हैं गलती से या जानबूझ कर। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल PT1 या ओरिजिनल PT2 पर भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि मेन के अंदर जब आप वापस आएंगे यहाँ पे अगर खुद से PT1 या PT2 को डिस्प्ले करवाना चाहें तो दे विल स्टिल कंटेन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, PT2 को भी डिस्प्ले कर लें और PT1 को भी यहाँ पे मेन में डिस्प्ले कर लें। तो बैक इन में आपकी ये आउटपुट आ जाएगा। एज यू कैन सी कि वो उनका तो सेम इन्फॉर्मेशन है, आल्दो कि हमने फंक्शन के अंदर जाते हुए डिस्प्ले पॉइंट के अंदर जाते हुए दोनों को x और y को 0 कर दिया था, लेकिन अगेन ये चेंज इसकी कॉपी में हुई थी, ओरिजिनल वेरिएबल वाज नेवर चेंज्ड। सो उसकी वैल्यूज आपको वही मिल रही हैं जो कि पहले थी। सो दैट्स हाउ यू पास अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्ट्रक्चर दैट यू क्रिएट। आप स्टूडेंट टाइप का भी इस तरह एक फंक्शन बना सकते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट के नाम से, जो कि एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल रिसीव कर रहा हो पैरामीटर में और उसके कंटेंट्स को, उसकी तमाम फील्ड्स को, नेम, रोल नंबर, GPA वगैरह को डिस्प्ले कर रहा हो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। फंक्शन बनाने का क्या फ़ायदा है कि जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स फॉर्मेटिंग करके उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स डिस्प्ले की हैं वो आपको सिर्फ एक बार करना पड़ेगा और उसके बाद कॉल आप जितनी बार चाहे कर सकते हैं। यू कैन इवन कॉल दिस फंक्शन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एज वेल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट टाइप की एरे बना के उसको डिस्प्ले किया था, इस तरह पॉइंट टाइप की एरे बना के अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पॉइंट टाइप की एक एरे बनाते हैं पॉइंट्स के नाम से ऑफ साइज 5 लेट्स सपोज, और जैसा कि आपको पहले कहा गया है कि इसको अगर कांस्टेंट के तौर पे, नेम कांस्टेंट के तौर पे डिफाइन कर लें तो बहुत ही अच्छा। तो 5 पॉइंट्स की एक एरे बना ली, उसके बाद लेट्स सपोज आपने उसमें इनपुट वगैरह ले लिए, अब उसको डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले करने के लिए वो यही फंक्शन है डिस्प्ले पॉइंट का आपके पास, जो कि एक पॉइंट टाइप का वेरिएबल ले रहा है। तो इसको कॉल कैसे करेंगे, जाहिर है इसको लूप में कॉल करेंगे n i++ और यहाँ पे खुद से उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें एक पॉइंट भेजेंगे। अब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स एक एरे, लेकिन पॉइंट्स का हर एलिमेंट क्या है, वो एक पॉइंट है। तो पॉइंट्स के एरे का हर एलिमेंट यानी कि ईच पॉइंट सबस्क्रिप्ट i इज़ अ पॉइंट। तो हर ith पॉइंट को आप इस तरह डिस्प्ले पॉइंट के अंदर भेज के उसके कंटेंट्स को इसी फंक्शन के थ्रू, डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन के थ्रू जो कि आपने पहले इंप्लीमेंट किया उसी के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दिस विल वर्क फॉर दिस एरे एज वेल। यहाँ पर वो 5 दफ़ा लूप के अंदर उसको कॉल कर रहा होगा। ये डिस्प्ले पॉइंट की एक वेरिएशन होगी। अब डिस्प्ले पॉइंट का फंक्शन हम एक और तरह से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप, हमने यहाँ पे बात की कि आप यहाँ पे उसको पैरामीटर में पास कर रहे हैं और वो पैरामीटर बाय वैल्यू जा रहा है उस फंक्शन के अंदर, तो क्या हम बाय रेफरेंस भी भेज सकते हैं इसको? बिल्कुल, बाय रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। पॉइंट टाइप का वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर बाय रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। अब वो कैसे भेजा जाएगा, उसमें क्या आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप एम्परसेंड का इजाफा कर देंगे। तो अब नाउ दिस फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट इज रिसीविंग इट बाय रेफरेंस, रिसीविंग दैट पॉइंट बाय रेफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें फंक्शन के हेडर में भी एम्परसेंड का इजाफा कर देंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स में। तो अगर आपके फंक्शन में, आपके प्रोग्राम में ये दोनों फंक्शंस हैं, ये वाला फंक्शन भी है जो कि आपने पहले इंप्लीमेंट किया जो कि बाय वैल्यू एक पॉइंट को रिसीव कर रहा है, और ये वाला फंक्शन भी है जो कि बाय रेफरेंस इसको रिसीव कर रहा है। सो दिस वन इज रिसीविंग, दिस फर्स्ट वेरिएशन इज रिसीविंग इट बाय वैल्यू वाइल दिस वन इज रिसीविंग इट बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे अब आपके कंपाइलर को कन्फ्यूजन आ सकती है। फंक्शन का नाम तो क्या सेम है,
सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर में डिफरेंस है कि पास पे वैल्यू कर रहे हैं, यहाँ पे पास पे रेफरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर के पास एबिलिटी आ जाएगी कि जब आप इस तरह से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो किसको कॉल करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ ओवरलोडिंग फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट मैचेस द आर्गुमेंट लिस्ट, यानी कि डिस्प्ले पॉइंट की इस कॉल के कॉरस्पॉन्डिंग वो कहता है कि जी ये वाला फंक्शन भी कॉल हो सकता है और ये वाला भी कॉल हो सकता है। तो मुझे नहीं समझ आ रही मैं किसको कॉल करूँ, इसलिए वो आपको एरर दे देगा। व्हेनेवर द कंपाइलर फेसेस एनी एम्बिग्यूटी इन अ फंक्शन कॉल इट विल गिव यू एन एरर। सिंपल सा तरीका है कि दोनों की प्रोटोटाइप्स के अंदर आप उनके फंक्शन नेम्स को चेंज करते हैं। इसका नाम अगर करना चाहें तो डिस्प्ले पॉइंट 1 कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले पॉइंट 2 कर सकते हैं। बट नोट दैट पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू इलस्ट्रेट इज कि अगर सेम फंक्शन आप बनाएंगे, सेम नाम का फंक्शन बनाएंगे जो कि बाय वैल्यू भी रिसीव कर रहा हो और बाय रेफरेंस भी रिसीव कर रहा हो पैरामीटर उसी टाइप का, तो इस तरह की एम्बिग्यूटीज आएंगी, इस तरह की एरर्स आ जाएंगी आपके कोड के अंदर। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और अब नीचे वाले फंक्शन की बात करते हैं। तो मैं पास पर रेफरेंस भेज रहा हूँ तो इसमें क्या चेंज आ जाएगी। पास पर रेफरेंस भेज के तमाम चीज़ें इसी तरह ही चलेंगी। लेट मी कमेंट आउट सम कोड जो कि हमें इस वक्त नहीं चाहिए। और उसी तरह से मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स PT1 के एंटर करवा रहा हूँ, PT2 के मैं खुद से यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ PT1 डिस्प्ले किया, एड्रेस ऑफ PT2 डिस्प्ले किया मेन में। उसके बाद फंक्शन कॉल किए और उसके अंदर भी एड्रेसेस डिस्प्ले कर देते हैं। नाउ यू विल सी अ डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे जो एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है PT1 का, तो जब PT1 यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंट के थ्रू कॉल होगा, डिस्प्ले पॉइंट के अंदर भेजा जाएगा, तो उसके अंदर भी जो एड्रेस ऑफ P होगा वो वही होगा जो PT1 का एड्रेस है। दस इंडिकेटिंग अस दैट अब कॉपी नहीं बनी बल्कि वही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, उसी का रेफरेंस, उसी का एलियस आपके पास इस फंक्शन के अंदर है, उसी को थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं। कोई नया पॉइंट नहीं क्रिएट हो रहा बल्कि ये फंक्शन उसी पॉइंट को जो कि मेन में बना हुआ है उसको एक्सेस कर रहा है। पहली फंक्शन कॉल के वक्त PT1 को और दूसरी फंक्शन कॉल के वक्त PT2 को। लेट्स वेरीफाई दैट। पहले इनपुट दे देते हैं। नाउ यू कैन सी हियर कि मेन के अंदर आपने एड्रेस ऑफ PT1 जब डिस्प्ले किया वो ये डिस्प्ले हो रहा है FP18 और PT2 का एड्रेस FP08। अब पहली बार जब PT1 भेजा गया फंक्शन के अंदर डिस्प्ले पॉइंट के अंदर तो उसका एड्रेस देखें P का वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये जो रेफरेंस पैरामीटर P है उसका एड्रेस क्या डिस्प्ले कर रहा है 18 जो कि है PT1 का एड्रेस। और दूसरी बार वो क्या डिस्प्ले कर रहा है FP08 जो कि है आपके PT2 का एड्रेस। तो अब कोई कॉपी नहीं बन रही, जो कि पास पे वैल्यू नहीं हो रहा है इसलिए कॉपी नहीं बन रही बल्कि पास पे रेफरेंस के थ्रू वो भेजा जा रहा है और वही ओरिजिनल पॉइंट वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन में गलती से मैं ये काम कर दूँ तो नाउ इसका इफेक्ट मुझे नज़र आएगा। जैसे कि हम पहले यहाँ पे कर रहे थे कि बैक इन मेन, अब अगर PT1 और PT2 को आप डिस्प्ले करेंगे तो वो 0 हो चुके होंगे, उनको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स 0 हो चुके होंगे। लेट मी कमेंट आउट दिस ताकि आउटपुट थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप जब तक आप मेन में वापस आए यहाँ पे 4, 10, 11, 44 डिस्प्ले हुआ जो कि वो चेंज करने से पहले डिस्प्ले कर देता है। तो डिस्प्ले ठीक होता है लेकिन वो दोनों को 0 भी कर देते हैं बाद में। तो जब तक आप मेन में पहुँचे तो पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन जो कि 4, 10 और 11, 44 थी वो 0, 0, 0, 0 हो चुकी है। यही नुकसान है पास पे रेफरेंस का। पास पे रेफरेंस का फ़ायदा ये है कि आपके पास वेरिएबल की कॉपी नहीं बनती, जगह बच जाती है, मेमोरी बच जाती है। वहाँ पे पास पे वैल्यू के केस में कॉपी बन रही थी। लेकिन नुकसान क्या है कि अब आप ओरिजिनल वेरिएबल का एक्सेस चूँकि इस फंक्शन को दे रहे हैं इसलिए ये फंक्शन उसको रीड करने के अलावा मॉडिफाई भी कर सकता है क्योंकि आपने एक्सेस दे दिया उसे। हम ये चाहते हैं कि ये फंक्शन डिस्प्ले पॉइंट इसके कंटेंट्स को रीड तो कर सके लेकिन मॉडिफाई ना कर सके। इसका तरीका भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं, क्या किया था PF के कोर्स के अंदर। वहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये था कि हम प्री डिफाइंड टाइप्स के वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं बट द प्रिंसिपल रिमेंस द सेम। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन पास रेफरेंस रिसीव करे लेकिन सिर्फ इसको रीड ओनली एक्सेस हो। डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन का कोई काम नहीं है कि वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करता फिरे। ये वाला काम उसे नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर पा रहा है क्योंकि आपने उसे राइट्स दिए हुए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन उसके कॉन्टेंट्स को सिर्फ रीड कर सके, मॉडिफाई ना कर सके। तो उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि इसको कांस्टेंट रेफरेंस के तौर पे भेजें यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कॉन्स्ट का कीवर्ड का इजाफा हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर के या डेटा टाइप के नाम से पहले। अब अगर आप इस फंक्शन के अंदर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर दे देगा। एक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, वाई को मॉडिफाई कर रहे हैं तो आपको करने नहीं देगा। तो ये 2 लाइनें अब आप फंक्शन में लिखना भी चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। ये वाला काम स्टिल चलेगा क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ उसको रीड करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो कांस्टेंट रेफरेंस के तौर पे भेजिए हर उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर जिसको आप चाहते हैं कि वो फंक्शन रीड तो कर सके लेकिन मॉडिफाई ना कर सके। ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है, आपने पूरे कोर्स में याद रखना है, आगे आने वाले कोर्सेज में भी याद रखना है कि किसी भी फंक्शन को अगर आप राइट्स दे रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट या वेरिएबल पास करके, तो अगर आप चाहते हैं कि वो उसे रीड करे, राइट ना करे, ओवरराइट ना करे, मॉडिफाई ना कर सके, तो मेक श्योर टू पास इट एज कांस्टेंट रेफरेंस। तब यहाँ पे दोनों तरह के फ़ायदे आप अचीव कर रहे हैं। मेमोरी भी नहीं जनरेट एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे जिस तरह पास का वैल्यू में आप कर रहे थे, और उसको मॉडिफाई भी करने से आपने रोक दिया यूजिंग दिस कीवर्ड कॉस्ट। दोनों जगह पे ऑब्वियसली यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ यू पास अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इनटू अ फंक्शन बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। और बाय रेफरेंस करते हो काफ़ी चॉइस है कि उसको कांस्टेंट बनाना है या कि नहीं बनाना, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका पॉइंट को डिस्प्ले करने का।
कि एक पॉइंट के अंदर आपने कोई डेटा स्टोर कर लिया है, रीड कर लिया है, यूज़र से ले लिया है, खुद से हार्ड कोड कर लिया है, या इवन फाइल से पढ़ लिया है, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह के डिस्प्ले के फंक्शन लिख सकते हैं। इस तरह आई वुड रिकमेंड कि इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस आप स्टूडेंट टाइप के लिए साथ साथ करते जाएँ। पॉइंट के लिए हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पॉइंट के लिए हम कर रहे हैं, और आप स्टूडेंट के लिए इसी किस्म के फंक्शंस एक लिखें, डिस्प्ले स्टूडेंट का फंक्शन जो कि पास पे वैल्यू करे, और एक फिर डिस्प्ले स्टूडेंट का फंक्शन लिखिए जो कि पास पे रेफरेंस के थ्रू यही काम कर रहा हो, और उसके अंदर भी इस तरह ही कॉन्स्टेंट लिख के इंप्लीमेंट कीजिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूज़र से इनपुट लेने की, कि यूज़र से इनपुट लेके आपने अपने पास किसी स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हम मेन के अंदर ही काम कर रहे थे, वो काम भी लेट्स सपोज आप अपने किसी फंक्शन के थ्रू करना चाहते हैं। तो आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन कॉल्ड गेट पॉइंट। गेट के नाम से टिपिकली वो फंक्शन स्टार्ट होते हैं, उन फंक्शन के नाम स्टार्ट होते हैं जिसमें आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, या लेट्स सपोज फाइल से रीड कर रहे होते हैं। तो गेट पॉइंट का एक फंक्शन आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो कि यूज़र से इनपुट लेगा, और इनपुट लेके कॉलिंग फंक्शन को कैसे बताएगा, वो अपने पैरामीटर के थ्रू बताएगा। तो पॉइंट टाइप का एक रेफरेंस इसमें जा रहा होगा। ये वैसे ही है जिस तरह हमने पीएफ के अंदर लिखा होगा एक फंक्शन लेट्स सपोज गेट वैल्यू के नाम का, गेट वैल्यू के नाम का फंक्शन लिखें जो कि एक इंटीजर की लेट्स सपोज यूज़र से इनपुट ले रहा है, और उस इंटीजर को रेफरेंस पैरामीटर में स्टोर करके आपको ला के दे रहा है। इस तरह से अब मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप के बजाय पॉइंट टाइप के लिए फंक्शन लिख रहा हूँ, और लेटर ऑन फिर आप इसी को स्टूडेंट टाइप के लिए भी इंप्लीमेंट इस तरह के फंक्शन को कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रोटाइप होगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसमें पॉइंट टाइप का एक रेफरेंस आ रहा है लेट्स सपोज पी, और उसमें ये यूज़र से इनपुट लेके या फाइल से इनपुट लेके स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यूज़र को लेट्स सपोज प्रॉम्प्ट करते हैं उसी तरह से जिस तरह यहाँ पे किया था कि एंटर द एक्स कोऑर्डिनेट, और उसको सेव कर देंगे, स्टोर कर देंगे p.x में और p.y के अंदर। और आप इवन ये भी कर सकते हैं कि एक ही लाइन में इनपुट ले लें, एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एंटर द कोऑर्डिनेट्स, यूज़र स्पेस से सेपरेट करके एंटर कर दे, और पहले वाले को आप p.x में सेव कर लें और दूसरे वाले को p.y में स्टोर कर दें। इट कैन बी डन लाइक दैट एज वेल। सो इसको यूज़ कैसे करेंगे आप, लेट्स सपोज कि मैं ये वाला काम आप उस फंक्शन के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो इसको कमेंट कर देते हैं। pt1 के अंदर इनपुट लेनी है, तो आई विल कॉल द फंक्शन गेट पॉइंट, और उसके अंदर pt1 भेज दूँगा। हियर सिंस इट इज़ बीइंग पास बाय रेफरेंस, p विल बी क्रिएटेड एज एन एलियस एज अ रेफरेंस फॉर pt1, यानी कि p एक तरह से pt1 को एक दूसरा नाम होगा। तो जब मैं इस फंक्शन के अंदर बैठ के p.x में कुछ इनपुट ले रहा हूँ, p.y में कुछ इनपुट ले रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, तो एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन pt1.x में और pt1.y में रिस्पेक्टिवली स्टोर की जा रही होगी। तो नीचे वाले कोड को भी अगर थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर दें, और यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे वापस आए हैं मेन के अंदर, तो अब आप pt1.x को और pt1.y को खुद से डिस्प्ले करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वाकई वो इन्फॉर्मेशन स्टोर भी हुई है कि नहीं हुई। तो कोऑर्डिनेट सेंटर करने का कह रहा है, मैं कोऑर्डिनेट सेंटर कर देता हूँ लेट्स सपोज 3 और 8। तो जब वो मेन में वापस आया तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में 3 और 8 सेव हो चुका है, 3 उसके एक्स कोऑर्डिनेट में और 8 उसके वाई कोऑर्डिनेट में सेव हो चुका है। सिमिलरली आई कुड हैव डन दिस थ्रू द डिस्प्ले पॉइंट फंक्शन एज वेल। तो डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन के अंदर भेज के मैं ज़रा उसको डिस्प्ले करवा लूँ, क्योंकि पहले हमने इंप्लीमेंट किया यहाँ, तो उसको डिस्प्ले करके हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन में से अब इसको रेस्ट डिस्प्ले करने को वाइप कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट सेंटर कर रहे हैं 5 10, तो डिस्प्ले पॉइंट के थ्रू वो 5 10 उसने डिस्प्ले कर दिया। तो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट अ फंक्शन फॉर टेकिंग इनपुट द ऑल द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के तमाम मेंबर वेरिएबल्स की इनपुट लेने के लिए आप इस तरह का फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन स्टूडेंट टाइप के लिए आपको इस तरह का गेट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन लिख लेना चाहिए जो कि स्टूडेंट टाइप का एक रेफरेंस पैरामीटर के तौर पे रिसीव कर रहा हो। इनपुट टेकिंग का एक तरीकाकार ये है जो कि हमने डिस्कस किया। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट नहीं भेजेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं यूज़ करना, क्योंकि इस फंक्शन का काम ही है कि वो इनपुट लेके वहाँ पे सेव कर रहा है, पी के अंदर सेव कर रहा है। अगर कॉन्स्टेंट कर देंगे तो वो ये काम आपको नहीं करने देगा कंपाइलर, क्योंकि इस फंक्शन का बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं करना, यहाँ पे कॉन्स्ट करना था क्योंकि इसका काम है डिस्प्ले करना, इस फंक्शन का काम है इनपुट लेना। तो देयरफॉर इसको कॉन्स्ट के बगैर नॉर्मल रेफरेंस के तौर पे ही भेजेंगे, सो दैट कि उसके अंदर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस कर सके, स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सके और वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर कर सके। तो ये होगी गेट पॉइंट की एक वेरिएशन। गेट पॉइंट को एक दूसरी तरह से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसा हमने बात की यहाँ पे गेट वैल्यू की, तो हमने गेट वैल्यू का फंक्शन इंटीजर की इनपुट लेने के लिए इस तरह से भी इंप्लीमेंट किया हुआ है।
लाइक दिस। ये फंक्शन एक गेट वैल्यू का लिख रहे हैं, पैरामीटर कोई नहीं लेगा, लेकिन जो इंटीजर वैल्यू इसने इनपुट ली है यूजर से उसको वो रिटर्न करवा रहा है। तो सिमिलरली यू कुड रिटर्न अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन एज वेल। तो पॉइंट उसकी रिटर्न टाइप होगी, नाम उसका होगा गेट पॉइंट फंक्शन का, और पैरामीटर उसका कोई नहीं होगा। तो ये होगी उसकी प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन, पॉइंट गेट पॉइंट। अब यहाँ पे आपको एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, टेम्प लेट्स सपोज, उसके अंदर इनपुट करवानी पड़ेगी, जैसा यहाँ पे इनपुट करवा रहे थे, temp.x temp.y इनपुट करवाएं, और यानी कि आपने वेरिएबल बनाया लोकल, उसके अंदर इनपुट करवा के स्टोर करवाया डेटा, और उसको इवेंचुअली अब रिटर्न कर देंगे। इसमें ज़ाहिर रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो रेफरेंस में आ रहा था, रिटर्न टाइप ऐसी वर्ड थी, यहाँ पे उसे इवेंचुअली रिटर्न कर देंगे। तो इस सेकंड वेरिएशन इनपुट टेकिंग का जो मेथड है, तरीका है, इसको कैसे यूज़ करेंगे फॉर टेकिंग PT1 लेट्स सपोज, PT1 की इनपुट आपने लेनी है। तो दिस इज़ थ्रू द गेट पॉइंट मेथड, ये मेथड 1 है इनपुट लेने का। और मेथड 2 क्या है जी, अभी जो हमने गेट पॉइंट का फंक्शन इंप्लीमेंट किया उसको कॉल करें। अब वो फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता, देख लें इसको, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, रिटर्न करता है। तो अब जो पॉइंट रिटर्न होकर आ रहा है उसको मैं PT1 में स्टोर करवा लूँगा थ्रू दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट। इस तरह से ये दूसरे वाला कॉल होगा। काम ये भी वही कर रहा है, यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहा है, इनपुट ले रहा है, और यूज़र के पर्सपेक्टिव से प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आई। उसी तरह से वो कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है, उसी तरह से यूज़र कोऑर्डिनेट्स देगा। लेट्स सपोज यूज़र एंटर करता है 20 और 40, 20 और 4, तो 24 चला गया उसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर। सो दिस इज़ अनदर मेथड थ्रू विच यू कैन टेक इनपुट ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल्स। एंड वंस अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप स्टूडेंट टाइप के लिए भी ये फंक्शन इसी तरह इंप्लीमेंट करें, इस तरह, यानी कि ये दो फंक्शन आपने खुद से इंप्लीमेंट करने हैं। नंबर 1 वाइड गेट स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट टाइप का रेफरेंस ले रहा है और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। एंड नंबर 2 स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है फंक्शन और पैरामीटर में कुछ नहीं ले रहा। तो दोनों तरह से इनपुट आप ले सकते हैं। आने वाली लैब्स के अंदर आपको काफ़ी सारे टास्क इस तरह के दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स की इनपुट लेनी होगी। तो वो इनपुट टेकिंग का काम अब आप फंक्शन के थ्रू करेंगे, सिर्फ मेन के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के फंक्शन बना के करेंगे। और अगेन उसमें फ़ायदा ही है कि आपको वो फंक्शन एक बार लिखना पड़ेगा और उसको आप जितनी बार चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो ये वाला स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के लिए आपने दोनों फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेने। तो ये दोनों वेरिएशन आपके सामने हैं गेट पॉइंट के फंक्शन की, एक रेफरेंस पैरामीटर वाला और दूसरी रिटर्न करके उसको हासिल करने वाली। अब एक डिफरेंस भी यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए दोनों इंप्लीमेंटेशन के अंदर। इस वाली इंप्लीमेंटेशन में जो पहली इंप्लीमेंटेशन थी, यहाँ पे हमने इसे इस्तेमाल किया था, मेन में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वेरिएबल बना हुआ है PT1, और उसको आप यहाँ पे रेफरेंस में भेज रहे हैं और उसके अंदर कोई नया वेरिएबल नहीं क्रिएट हो रहा। तो एक ही वेरिएबल बना हुआ है जो कि मेन में है, उसी का रेफरेंस भेजा जा रहा है। तो यानी कि थ्रू दिस मेथड अगर आप एक पॉइंट की इनपुट ले रहे हैं तो एक वेरिएबल दरकार है सिर्फ, जो कि मेन में। जो कि मेथड 2 के थ्रू इस तरह जब आप पॉइंट की इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली दो पॉइंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में क्रिएट हो रहे हैं एक पॉइंट की इनपुट लेने के लिए। एक तो ऑब्वियसली मेन के अंदर बना हुआ है PT1, और दूसरा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है गेट पॉइंट के फंक्शन के अंदर टेम्प। टेम्प एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एज अ लोकल वेरिएबल ऑफ पॉइंट ऑफ फंक्शन गेट पॉइंट विच इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम PT1। उसके बाद उसमें इनपुट ली जाती है, उसको रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे वो रिटर्न होता है तो वैल्यूज़ PT1 में चली जाती हैं और ये ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इन दिस मेथड नंबर 2, ये वाली जो वेरिएशन है गेट पॉइंट की, इस वेरिएशन के अंदर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं एक पॉइंट की इनपुट लेने के लिए, एक मेन में और एक इस फंक्शन के अंदर टेम्प नाम का। जो कि पहले वाले मेथड के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ही वेरिएबल बन रहा है जो कि मेन में बन रहा है, और उसका सिर्फ एलियस, उसका सिर्फ रेफरेंस फंक्शन के अंदर आ रहा है। तो अगर एफिशिएंसी की पर्सपेक्टिव से बात करें, मेमोरी कंजम्पशन की पर्सपेक्टिव से बात करें, तो दिस मेथड इज़ स्लाइटली मोर एफिशिएंट, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल बन रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, एक मेन में और एक इसका लोकल वेरिएबल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, और आमतौर पर दोनों तरीके ही यूज़ किए जाते हैं। अगर मेमोरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके लिए, मेमोरी इज़ अ स्केर्स रिसोर्स लेट्स सपोज फॉर योर एप्लीकेशन, कम से कम मेमोरी आपको यूज़ करनी है, तो देन यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर दिस मेथड। इफ देयर इज़ नो इशू यू कुड गो विद आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई मेथड भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। और बात प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ जी किस तरह इनपुट लेनी है, इस तरह के फंक्शन के थ्रू इनपुट लेनी है या इस तरह के फंक्शन के थ्रू इनपुट लेनी है। अगर आप पे छोड़ दिया गया तो देन यू कैन मेक एनी वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक चॉइस आप लेके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस फंक्शन का नाम भी गेट पॉइंट है, इस फंक्शन का नाम भी गेट पॉइंट है, बट ये दोनों सेम प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये सेम प्रोग्राम के अंदर ही लिखे हुए हैं, प्रीवियस वाला मैंने कमेंट नहीं किया। क्यों? अगेन यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या रूल था कि फंक्शन का नाम और उसकी रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स ये मिलके फंक्शन का नाम और उसकी पैरामीटर्स की लिस्ट मिलके आपका एक यूनिक कम्बिनेशन बनाते हैं जो कि फंक्शन का सिग्नेचर कहलाता है। तो फंक्शन का सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। अगर नाम सेम भी है तो सिग्नेचर मस्ट डिफर, और सिग्नेचर डिफरेंट है इस केस में, जो नाम तो सेम है दोनों फंक्शन का, लेकिन ये एक पैरामीटर ले रहा है जो कि पॉइंट टाइप का रेफरेंस है, और ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, इसलिए ये दोनों फंक्शन को एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम प्रोग्राम के अंदर। इन दोनों का नाम चेंज करना ज़रूरी, दोनों में से किसी एक का नाम चेंज करना ज़रूरी नहीं है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग।
तो करंटली आप देख सकते हैं कि दोनों सेम प्रोग्राम के अंदर हैं और चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप चाहें तो मेथड 1 के थ्रू इनपुट ले लें या मेथड 2 के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। और यही फंक्शंस आप जो इनपुट टेकिंग फंक्शंस हैं वो आप लूप के अंदर भी एरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जी मैं एक लूप के अंदर इन 5 पॉइंट्स की इनपुट लेना चाहता हूँ। पहले हमने इसको डिस्प्ले करके तो देख लिया है, लूप के थ्रू इनपुट लेने के लिए भी आप यही काम कर सकते हैं। अगर आप इस पहले मेथड को यूज़ करना चाहते हैं जो कि रेफरेंस पैरामीटर वाला है, गेट पॉइंट का फंक्शन, उसको कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे भेज देंगे पॉइंट्स ith पॉइंट उस एरे का फंक्शन के अंदर भेजा जा रहा है। तो पहली बार i 0 होगा तो पॉइंट 0 भेज दिया जाएगा। पहली इनपुट पहले पॉइंट के अंदर आके सेव हो जाएगी, फिर दूसरी इनपुट दूसरे में, इस तरह ही पांचवी इनपुट पांचवें पॉइंट में स्टोर हो जाएगी। पांचवी बार जब ये फंक्शन कॉल होगा, लूप के अंदर कॉल हो रहा है ना गेट पॉइंट, तो 5 बार ये कॉल होगा, n दफ़ा इन जनरल कॉल होगा, हर बार वो अगले पॉइंट की इनपुट लेके अगले इंडेक्स पे स्टोर करता चला जाएगा। और दूसरे मेथड के थ्रू अगर यही काम करना चाहें, और वो कैसे होगा? अब उसके अंदर चूँकि रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न करके आप उसे पॉइंट 5 में सेव करेंगे और राइट हैंड साइड के ऊपर वो गेट पॉइंट का ये वाला फंक्शन जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा वो कॉल कर देंगे लाइक दिस। तो गेट पॉइंट का फंक्शन कॉल होगा, वो एक पॉइंट बना के आपको रिटर्न करेगा, उसको आप पॉइंट एरे के इंडेक्स आई वाले पॉइंट में सेव कर देंगे। नोट करें कि ईच पॉइंट सब आई इज़ अ पॉइंट, तो उस पॉइंट में वो चला जाएगा। पहली बार 0th इंडेक्स पे, फिर इंडेक्स नंबर 1 पे एंड सो ऑन। तो यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज 2 मेथड्स टू गेट इनपुट इनटू एन एरे एज वेल। तो ये हो गया आपका एरे के अंदर इनपुट लेने के लिए भी वही फंक्शन यूज़ किया जा सकता है गेट पॉइंट का। नाउ यू माइट से कि एक एरे की इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे ये काम हर दफ़ा कर रहे हैं लूप की इटरेशन के अंदर, यानी कि एरे के हर पॉइंट के लिए अलग से इनपुट ली जा रही है और उतनी बार फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। तो क्या ही अच्छा हो अगर हम ये सारा काम एक फंक्शन के थ्रू कर लें, यानी कि आप पूरी की पूरी एरे किसी फंक्शन में पास करें, उस फंक्शन के अंदर वो उस एरे के अंदर इनपुट ले, यूज़र से जो भी उसका साइज़ है उसके मुताबिक इनपुट ले और उसके मुताबिक उसमें वैल्यू स्टोर करके आपको एरे तैयार करके ला दें। तो ऐसा फंक्शन भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा फंक्शन अब एक पॉइंट नहीं ले रहा होगा या एक स्टूडेंट नहीं ले रहा होगा, बल्कि एरे ऑफ पॉइंट्स या एरे ऑफ स्टूडेंट्स अपने पैरामीटर के तौर पर रिसीव कर रहा होगा। तो ऐसे फंक्शन भी लिखे जा सकते हैं। तो आज हमने ऐसे फंक्शन लिखे हैं जो कि स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स या उनके रेफरेंसेस ले रहे हैं। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट पासिंग स्ट्रक्चर्स इनटू फंक्शंस ईदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, और रिटर्निंग स्ट्रक्चर फ्रॉम फंक्शन, यहाँ पे जैसे हमने बात की वो जैसे कि आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे इस स्टूडेंट टाइप के फंक्शन जो कि स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली यू कुड आल्सो इंप्लीमेंट फंक्शंस विच टेक एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स और एन एरे ऑफ पॉइंट्स एज पैरामीटर्स। आपने लातादाद ऐसे फंक्शन लिखे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स में जो कि इंटीजर्स की एरे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी एक फंक्शन है डिस्प्ले एरे का जो कि एक इंटीजर्स की एरे रिसीव करता है और साथ में ज़ाहिर है उसका साइज़ रिसीव करता है, इंटीजर्स की एरे और साथ में उसका साइज़। या डबल्स की एरे, उसके लिए क्या चेंज आती है, यहाँ पे डबल आ जाता है, साइज़ तो इंटीजर ही रहता है। तो डबल्स की एरे लेता है और उसका साइज़ लेता है, उसके मुताबिक उस एरे को डिस्प्ले करता है। तो इसी तरह से हम एक और फंक्शन लिख सकते हैं डिस्प्ले एरे जो कि एक पॉइंट्स की एरे रिसीव करे, PTS लेट्स सपोज, और उसका साइज़ रिसीव करें, साइज़ भेजते हैं या n करके भेज दें, साइज़ लिखते हैं और उसको डिस्प्ले कर लें। सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम पॉइंट है। तो पॉइंट टाइप की एरे, इंटीजर या डबल लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, अब वहाँ पे इंटीजर डबल कैरेक्टर की जगह पॉइंट आ जाएगा और साइज़ तो जो कि इंटीजर वैल्यू है तो वो तो इंटीजर ही रहेगा। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ प्रोटोटाइप फॉर अ फंक्शन डिस्प्ले एरे जो कि पॉइंट्स की एरे ले रहा है और उसका साइज़ ले रहा है और उसको फिर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर डेफिनेशन एंड दिस इज़ आवर फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप में ऑब्वियसली वेरिएबल्स के नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप है। तो अब मैं इस एरे को डिस्प्ले कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे फंक्शन के अंदर कर रहे थे, मेन के अंदर रहते हुए कर रहे थे, अब वही काम मैं यहाँ पे इस डिस्प्ले एरे के फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ। तो आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं अब उस पॉइंट को PTS इंडेक्स आई डॉट एक्स इसको एक्सेस करूँगा। उसके बाद लेट्स सपोज कि मैं इस तरह पेंसिल्स के अंदर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो PTS आई डॉट वाई को एक्सेस करूँगा, पेंसिल्स और बैक स्टेशन पॉइंट्स की एरे आ रही है, उसको एक एक करके आप डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे आप उसे कॉल करके इनपुट ले रहे हैं और वहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब इस एरे को डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ अब लूप नहीं लगाएंगे, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले पॉइंट्स। डिस्प्ले पॉइंट्स के फंक्शन के अंदर डिस्प्ले एरे रखा है,
अगेन स्लाइटली बेटर नेम वुड बी डिस्प्ले पॉइंट्स, जो कि वो पॉइंट्स के एरे को डिस्प्ले कर रहा है। तो लेट अस चेंज दिस नेम, डिस्प्ले पॉइंट्स। डिस्प्ले पॉइंट्स का फंक्शन, उसमें पॉइंट्स की एरे और साथ में उसका साइज़, ये इसको डिस्प्ले कर लेगा। यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं इस वाले लूप के अंदर, और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये मैंने पांचों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेंटर कर दी। ये वाला पॉइंट तो लैदा से बना हुआ था, ये मेन के अंदर थी, लैदा ऑब्जेक्ट था। ये वाले 5 पॉइंट्स 3, 4 से ये 11, 12 तक जो कोऑर्डिनेट्स मैंने एंटर किए हैं, ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपकी एरे का पार्ट है। तो ये उसने जब इनपुट ले ली, इनपुट कहाँ पे ली, यहाँ पे गेट पॉइंट का फंक्शन 5 दफ़ा कॉल करके उसको एरे के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग इंडिसेस पे सेव करता गया। उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी आउटपुट आपको ये 5 लाइनें नज़र आ रही हैं। 3, 4 पहला पॉइंट है उस एरे का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका 5वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। तो ये सब काम अब डिस्प्ले पॉइंट्स के फंक्शन के थ्रू किया जा रहा है यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है डिस्प्ले पॉइंट वाला, ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक पॉइंट लेता है, उसका कांस्टेंट रेफरेंस लेता है, उसको डिस्प्ले कर देता है। तो बजाय इसके कि ये वाली लॉजिक भी आप यहाँ पे खुद से इंप्लीमेंट करें, आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं विथ दैट फंक्शन जिसका नाम है डिस्प्ले पॉइंट। और उसको क्या भेजेंगे, उसको एरे का पीटीएस एरे का ith पॉइंट एज पैरामीटर भेज देंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंट्स का फंक्शन है जो कि एरे ऑफ पॉइंट्स लेता है, और उस एरे के हर इंडेक्स के ऊपर डिस्प्ले पॉइंट का फंक्शन जो कि एक और फंक्शन है उसको कॉल कर देता है। क्योंकि आप कहते हैं कि ये लॉजिक मैंने एक दफ़ा वहाँ लिख ली है, यहाँ पे लिख ली है, तो बार बार मैं क्यों यूज़ करूँ। तो मैं उस लॉजिक को सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये लॉजिक अगर कॉम्प्लेक्स है काफ़ी, उसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की सेट पुट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और काफ़ी सारी लाइन्स ऑफ कोड आपने लिखी हुई हैं, तो जाहिर है आप नहीं चाहेंगे कि ये काम रिपीट करें। तो अगेन फंक्शन का फ़ायदा ये है कि आप उसको इस तरह फंक्शन बना के कॉल कर सकते हैं। तो मेन इज़ कॉलिंग दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज़ कॉलिंग द डिस्प्ले पॉइंट फंक्शन साइज नंबर ऑफ टाइम्स। 5 साइज़ की आ रही है तो 5 दफ़ा वो कॉल करेगा। तो इसको अगर पहली वाली इनपुट को ख़त्म करने तक क्लियर हो जाए कि प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ लिया जा रहा है। तो ये 500 पॉइंट्स की इनपुट यहाँ पे ले रहा है। उस तरह से मैं वैल्यूज एंटर कर देता हूँ। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 5 पॉइंट्स उसने डिस्प्ले कर दिया। सो इस तरह से हमने एक डिस्प्ले पॉइंट्स का फंक्शन यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली यू कुड मूव दिस लॉजिक इनटू अ सेपरेट फंक्शन एज वेल, जो कि एरे की इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जा रहा होगा फंक्शन। ये डिस्प्ले पॉइंट्स का फंक्शन आपने लिखा है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं इनपुट पॉइंट्स का, या इनपुट एंड एरे ऑफ पॉइंट्स का, जो कि अगेन पॉइंट टाइप की एक एरे रिसीव कर रहा होगा, उसका साइज़ रिसीव कर रहा होगा, और फंक्शन के अंदर आप उनको एक एक पॉइंट की इनपुट लेके हर इंडेक्स पे स्टोर करवा रहे होंगे और उसको बाद में फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनपुट पॉइंट के फंक्शन में आप पूरी एरे भेज रहे हैं, साथ में इसका साइज़ भेज रहे हैं, और उतनी बार आप उसको इनपुट करवा के, यानी कि ये तमाम लॉजिक लेट मी मूव इट हियर, इसको कट करके इधर ले जाते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली साइज़ है एरे के साइज़, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम पीटीएस है। तो गेट पॉइंट की 2 वेरिएशन आपके पास हैं, उनमें से कोई भी वेरिएशन अपनी मर्ज़ी की आप यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो गेट पॉइंट का फंक्शन कॉल कर रहा है जो कि रिटर्न करता है पॉइंट, तो मैं उसको गेट करके अपने पास इंडेक्स स्पेस आई पे सेव कर लूँगा। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इनपुट पॉइंट्स की एरे भेज दी, जो कि अभी डिफाइन की है, अनइनिशियलाइज्ड है, उसमें इनपुट लेने के लिए कॉल कर रहे हैं, और बाद में उसी को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपका मेन सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेन के साथ आपने एरे डिफाइन की, एक फंक्शन कॉल किया जो इनपुट ले रहा है सारे पॉइंट्स की, जितने भी पॉइंट्स हैं, और उसके बाद एक और फंक्शन कॉल किया जो कि उनको डिस्प्ले कर रहा है। तो प्रोग्राम का फ्लो चलते हुए अगेन उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम डिकम्पोज हो गया अच्छी तरह मल्टीपल डिफरेंट लॉजिकली डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, और तो आप सिर्फ कॉल कर रहे हैं। तो आइडली योर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आप फंक्शंस के थ्रू उसको फंक्शनलिटी को डिकम्पोज करके हमेशा इंप्लीमेंट करें। रीयूजेबिलिटी आएगी उस आपके कोड के अंदर कि सेम लॉजिक को रिपीट करना पड़ता है मुख्तलिफ तरह से, तो उसको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, और कोड वही रीयूज़ होता रहेगा। एंड नंबर 2, प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। अब मेन फंक्शन आपका बहुत रीडेबल है, बहुत कंसाइज भी है और बहुत रीडेबल भी है, कि आप सिर्फ एरे डिफाइन कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन का नाम मीनिंगफुल है, आपको नज़र आ रहा है कि ये इनपुट टेकिंग फंक्शन है, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहे हैं आप जो एरे में यूज़र ने इनपुट दी है। दरमियान में कोई आपने प्रोसेसिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका इनके इवेंचुअली मेन शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉल्स। वहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हो एरेज की, टर्न वेरिएबल्स की, और उसका फंक्शन कॉल कर रहे हो, और हर फंक्शन अपने अपने हिस्से का काम करता जा रहा है। दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड procedural programming. Procedure is another term used for functions
इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। C++ में फंक्शन की टर्म यूज़ की जाती है, कुछ और लैंग्वेजेस के अंदर प्रोसीजर की टर्म यूज़ की जाती थी या है। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इन फैक्ट रेफर्स टू डिकम्पोजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ योर ओवरऑल प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिफरेंट functions which accomplish the overall objective of the program when called in a specific order. So this is called procedural programming. So हमने यहाँ पे पहले इनपुट टेकिंग फंक्शन देखे, पहले हमने डिस्प्ले वाला फंक्शन देखा कि डिस्प्ले पॉइंट को कैसे कर सकते हैं, उसकी दोनों वेरिएशन देखी, पास पे वैल्यू के थ्रू, पास पे रेफरेंस के थ्रू। फिर इनपुट लेने के लिए आप फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी दो वेरिएशन इस तरह से देखी कि एक में आप रेफरेंस भेज रहे हैं पैरामीटर के थ्रू और दूसरे में आप पॉइंट को रिटर्न करवा रहे हैं। एंड दीज कॉन्सेप्ट्स हमने पॉइंट के लिए डिस्कस किए हैं, ये स्टूडेंट के लिए आप इंप्लीमेंट करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर लेटर ऑन यूज़ करेंगे किसी भी नई टाइप के लिए, किसी भी नए स्ट्रक्चर के लिए जो कि आपको क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम में कहा जाता है। कॉन्सेप्ट वही है हर जगह पे, सिर्फ यहाँ पे टाइप चेंज होनी है। उसके बाद हमने एरेज की बात की कि एरेज भी अब आप फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। प्री डिफाइंड टाइप की एरेज तो पास कर ही सकते थे, इंटीजर डबल टाइप की, वो तो आप देख चुके हैं पहले ही पिछले कोर्स में, लेकिन अब आप स्ट्रक्चर टाइप की एरेज भी फंक्शन के अंदर भेज सकते हैं। कॉन्सेप्ट रिमेंस द सेम। एंड जब भी आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप कोई एरे किसी फंक्शन में भेजते हैं तो पूरी एरे की कॉपी नहीं बनती, बल्कि सिर्फ उसके बेस एड्रेस की कॉपी बनती है। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन में बैठ के किसी पॉइंट को एक्सेस कर रहे हैं तो ओरिजिनल एरे का ही वही पॉइंट एक्सेस हो रहा है, उसकी कॉपी नहीं बन रही। सिमिलरली हियर एज वेल, यहाँ पे भी ऐसे ही है। जब आप इनपुट वाला फंक्शन लिख रहे हैं तो एरे आप एक डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर भी भेज सकते हैं, एरे आप एक इनपुट टेकिंग फंक्शन के अंदर भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे वही बात के जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, जब यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड हमने स्टडी किया था कि कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि फंक्शन गलती से भी उसके कंटेंट्स को चेंज ना करते। फंक्शन का काम है डिस्प्ले करना, तो इट शुड ओनली डिस्प्ले, इट शुड नॉट हैव राइट्स टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल जो कि इसके पास आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंट्स के फंक्शन में भी जो एरे आ रही है, अब इसके अंदर इसका कोई काम नहीं है कि ये उसको मॉडिफाई करे, लेकिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन में बैठ के मैं PTSI.x को 0 कर सकता हूँ, PTSI.y को 0 कर सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि एरे आ रही है, मैं एरे के कंटेंट्स को रीड भी कर सकता हूँ और उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। आल्दो कि मुझे सिर्फ रीड करना चाहिए, लेकिन मैं मॉडिफाई भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने राइट्स दिए गए हैं। इसका हल क्या है? अब यहाँ पे क्या होगा इस प्रोग्राम के थ्रू कि वो एरे को डिस्प्ले तो ठीक करेगा क्योंकि मॉडिफाई करने से पहले डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जब आप मेन तक वापस पहुँचेंगे तो आपकी एरे के अंदर सब जगह 0 पड़ा होगा। हर पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में 0 आ चुका होगा, या जो भी वैल्यू उसने यहाँ पे सेव की है। तो इससे आपने रोकना है। इसे रोकने का क्या तरीका था वो भी आपको याद होगा। हमने कहा था कि जब आप इस तरह का कोई फंक्शन लिखते हैं जो कि डबल्स की एक एरे ले रहा हो, उसका साइज़ ले रहा हो, उसका काम हो उसको डिस्प्ले करना, सिर्फ मॉडिफाई करना उसका काम नहीं है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे भी कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख देते हैं। तो एरे ऑफ कॉन्स्टेंट डबल्स भेज रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही काम करें, यहाँ पे भी कॉन्स्ट का कीवर्ड प्रोटोटाइप में भी और फिर फंक्शन के हेडर में भी उसका इजाफा करते हैं। एज यू कैन सी नाउ कि दिस इज़ नो लॉन्गर अलाउड। ठीक है, वो रीड तो कर सकता है उसको, लेकिन मॉडिफाई करने के काबिल नहीं। सिमिलरली यहाँ पे वाई को चेंज करते वक्त भी वो एरर दे देगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर एक वेरिएबल के लिए देखा यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंट के फंक्शन में, वही कॉन्सेप्ट एरे के लिए भी काम करेगा। तो डिस्प्ले पॉइंट का फंक्शन या डिस्प्ले स्टूडेंट का फंक्शन जब आप लिखेंगे या किसी और स्ट्रक्चर के लिए इस तरह का एरे और स्ट्रक्चर्स को डिस्प्ले करने का फंक्शन लिखेंगे, तो मेक श्योर दैट यू मेक दैट एरे एन एरे ऑफ कॉन्स्टेंट्स की एरे बना के कॉन्स्टेंट कीवर्ड का सिर्फ इजाफा करना है, तो वो भेजें। लेकिन इनपुट वाले फंक्शन में ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसका काम है उसको चेंज करना। अगर कॉन्स्ट कर देंगे तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, तो आप इनपुट वाले फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ डिस्प्ले वाले जो फंक्शन है, आउटपुट करने वाले फंक्शन है, उनके अंदर ऐसा करें। इस चीज़ को भी याद रखना है हमेशा, इन कॉन्सेप्ट को भी बार बार यूज़ करना होगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा हमेशा। एग्जाम्स के अंदर भी, क्विज़ के अंदर भी, और ऑब्वियसली लैब्स और असाइनमेंट्स के अंदर तो रखना ही है अपने ध्यान में। तो वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे कि आपने अब स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल फंक्शन में पास करने हैं, फंक्शन से रिटर्न करने हैं, स्ट्रक्चर टाइप की एरे बना के उसको फंक्शन में पास करना है, इनपुट टेकिंग के लिए पास करना है, या उसको आपने डिस्प्ले करने के लिए पास करना है। अच्छा जी, अगर बुक से देखें तो हमने 11.5 तक तो लास्ट टाइम ही कवर कर लिया था। 11.6 अभी हम बाद में कवर करेंगे। नेस्टेड स्ट्रक्चर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी बात अभी फिलहाल हमने नहीं की। वी हैव टॉक्ड अबाउट 11.7 स्ट्रक्चर्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। आज के लेक्चर में जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हम फंक्शन के अंदर ही भेज रहे थे स्ट्रक्चर्स या उनकी एरेस। तो यहाँ पे उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है रेक्टेंगल टाइप का, 3 चीज़ें हैं, उसकी लेंथ, विड्थ और उसका एरिया, डबल टाइप के वेरिएबल्स हैं। अब आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि उसने एक शो रेक्ट का फंक्शन बनाया है जो कि रेक्टेंगल का पैरामीटर रिसीव कर रहा है, रेक्टेंगल टाइप का एक वेरिएबल बाय वैल्यू रिसीव कर रहा है, जिनकी कॉपी बन रही होगी इसकी, उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें वो इन्वेंट्री आइटम टाइप का एक स्ट्रक्चर है, इसमें 4 चीज़ें हैं और उसको यूज़ कर रहा है। यहाँ पे 2 फंक्शन हैं उसके पास, गेट आइटम का जो कि इनपुट टेकिंग फंक्शन है, दिस इज जस्ट लाइक द गेट पॉइंट फंक्शन विच वी हैव सीन, रेफरेंस पैरामीटर ले रहा है और उसके अंदर वैल्यू को सेव कर रहा है, और शो आइटम का जो कि उस आइटम को डिस्प्ले कर रहा है। ये दोनों फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन हैं अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पी रिसीव कर रहा है, रेफरेंस रिसीव कर रहा है, इन्वेंट्री आइटम टाइप का यूजर से इनपुट लेके उसके अंदर स्टोर कर रहा है और फिर उसको डिस्प्ले कर रहा है इस नीचे वाले फंक्शन के थ्रू। तो मेन में अगेन
सिर्फ यही काम कर रहा है, वेरिएबल बना रहा है और उसको इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन कॉल कर रहा है, आउटपुट के लिए दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की। तो पहले वेरिएबल्स के लिए बात की और फिर हमने एरेस के लिए भी यही कॉन्सेप्ट देख लिया। तो कांस्टेंट रेफरेंस पैरामीटर्स होने चाहिए जी, और क्यों होने चाहिए वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस डिस्कशन को भी पढ़ लीजिएगा कि आप फंक्शन को रेफरेंस भेज रहे हैं, बाय वैल्यू नहीं भेज रहे, लेकिन चाह रहे हैं कि फंक्शन मॉडिफाई ना करे। शो आइटम का फंक्शन है तो इट शुडंट बी एबल टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ पी बिकॉज इट इज़ बीइंग रिटन टू ओनली डिस्प्ले द कंटेंट्स। सो इसको राइट्स नहीं होने चाहिए मॉडिफाई करने के लिए, तो कांस्टेंट रेफरेंस बना के भेज देंगे पैरामीटर में। फिर रिटर्निंग का स्ट्रक्चर फ्रॉम फंक्शन, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है सर्कल का, तीन इसके मेंबर वेरिएबल्स हैं, रेडियस, डायमीटर और उसका एरिया। और गेट सर्कल डेटा सर्कल टाइप का एक लोकल वेरिएबल बना रहा है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा है, यूजर से भी ले सकते हैं और उसको रिटर्न कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है फंक्शन जिस तरह हमने देखा है ऊपर, ये गेट पॉइंट का फंक्शन, या आप इंप्लीमेंट करेंगे गेट स्टूडेंट का फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन है गेट सर्कल डेटा का, जो कि सर्कल के लिए ये काम कर रहा है। यहाँ पे वो मेन में उसी को यूज़ करके दिखा रहा है। ये गेट इन्फो का फंक्शन है, जो कि लोकल वेरिएबल बनाता है, डायमीटर इनपुट लेता है, डायमीटर की बेसिस पे रेडियस कैलकुलेट करता है और उसको रिटर्न कर देता है, और एरिया जाके वो मेन में कैलकुलेट कर रहा है। सो वेरी सिंपल एग्जांपल, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक 11.8 तक हमने कवर किया है जी। क्वांटिटी स्ट्रक्चर्स ये भी इंशाल्लाह अगली बार देखेंगे, और जो आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो भी अगली बार पढ़ेंगे। तो वी हैव 11.5 तक तो लास्ट टाइम कवर कर लिया था। वी हैव टॉक अबाउट 11.7, 11.8। इसके अंदर उसने अभी स्ट्रक्चर की एरेज का जिक्र नहीं किया था, हमने वो भी पढ़ लिया अपने लेक्चर के अंदर कि आप स्ट्रक्चर टाइप की एरेज किस तरह भेज सकते हैं फंक्शन के अंदर, और इस तरह डिस्प्ले करने के मकसद से भी भेज सकते हैं, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेकिंग इनपुट भी एरेज फंक्शन के अंदर भेजी जा सकती है। दोनों तरह से हमने डिस्कस कर लिया। तो आई वुड रिकमेंड कि स्टूडेंट टाइप के लिए भी आप इस तरह के दो फंक्शन इंप्लीमेंट करें, यानी कि ये वाला फंक्शन हमने डिस्प्ले पॉइंट्स का लिखा था, तो आपने ये फंक्शन लिखना है डिस्प्ले स्टूडेंट्स के नाम का, जो कि एक स्टूडेंट की एरे और उसका साइज़ ले रहा होगा। और सिमिलरली इनपुट लेने के लिए आपने इनपुट स्टूडेंट्स का एक फंक्शन लिखना है, जो कि स्टूडेंट टाइप की एक एरे और उसका साइज़ पैरामीटर के तौर पे रिसीव कर रहे होंगे और उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो ये दोनों फंक्शन आपने इंप्लीमेंट करने हैं। लेट मी मूव इट हियर अलॉन्ग विद दिस। तो ये चार फंक्शन आप इंप्लीमेंट करने हैं, एक स्टूडेंट की इनपुट के लिए, एक स्टूडेंट की इनपुट के लिए, एक स्टूडेंट्स की एरे को डिस्प्ले करने के लिए, एक स्टूडेंट्स की एरे को इनपुट करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ गेट स्टूडेंट के तो दोनों वेरिएशन होगी। डिस्प्ले स्टूडेंट के नाम का भी एक फंक्शन आपको इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए, जो कि कांस्टेंट स्टूडेंट टाइप का रेफरेंस रिसीव कर रहा होगा। इट कुड बी इंप्लीमेंटेड विद द वैल्यू पैरामीटर एज वेल। जिस तरह हमने शुरू में डिस्प्ले पॉइंट का फंक्शन जो लिखा था विद द वैल्यू पैरामीटर, तो दिस फंक्शन डिस्प्ले स्टूडेंट कुड बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ वैल्यू पैरामीटर एज वेल। लेकिन इसमें चूंकि कॉपी बन रही होगी, तो इस तरह से इंप्लीमेंट कर लेंगे तो थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। दोनों तरह से इंप्लीमेंट कर लें तो और भी बेहतर है। तो ये चांदी फंक्शन तो आपने ज़रूर इंप्लीमेंट कर लेने हैं, ताकि अच्छी तरह से इन कॉन्सेप्ट की जो कि आज हमने पढ़े हैं इनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। बाकी के कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।